बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 13 में हम हल करेंगे अभ्यास 7.4 की प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। प्रश्न संख्या 4 तक बच्चों हमने पिछले भाग में हल किए थे। उम्मीद करता हूँ चारों प्रश्नों के हल आपको अच्छे से समझ में आए और आपने उनका अच्छे से अभ्यास भी कर लिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में बच्चों हमसे कहा गया है कृष्णा नगर कोई जगह है बच्चों, ये कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। तो ये जगह है कृष्णनगर, वहाँ पर एक सेकेंडरी स्कूल है और उस सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार ज़मीन का टुकड़ा क्या किया गया है, उपलब्ध करवाया गया है। किसके लिए? बागवानी क्रियाकलाप के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए बच्चों। गुलमोहर ये एक प्रकार का बच्चों फूल का पौधा होता है। गुलमोहर की पौध सैपलिंग्स, छोटे जो पेड़ होते हैं बच्चों, छोटे जो पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं पौध, सैपलिंग्स बोलते हैं। तो गुलमोहर की जो सैपलिंग्स है, पौध है, को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा यानी कि बाउंड्री पर लगाया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस आयताकार भूखंड की परिसीमा पर, बाउंड्री पर गुलमोहर की पौध लगाते हैं और 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर उनको रखते हैं। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है और ये जो त्रिभुजाकार घास का मैदान है बच्चों, ये कहाँ है? इस आयताकार भूखंड के अंदर है। ये लॉन है, कैसा है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक की जो आकृति 7.14 है, ये आकृति बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आकृति में दर्शाया गया है उसकी तरह। ये ABCD तो क्या हो गया? आयताकार भूखंड हो गया जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया है। ये बाउंड्री पर आप क्या देख रहे हैं? 1-1 मीटर की दूरी पर गुलमोहर की पौध लगाई गई है, उसे देख रहे हैं। ये इस भूखंड के अंदर PQR क्या है? एक लॉन है, घास लगा हुआ लॉन है। ठीक है ना, समझ में आ गई प्रश्न में जो बातें आपको बताई गई हैं। फिर आगे पढ़िए प्रश्न को। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। ये जो बाकी भाग बच गया बच्चों, इसमें क्या करना है? अब विद्यार्थियों को फूलों वाले पौधों के बीज बोने हैं। हमें क्या करना है? हमसे क्या पूछा गया है? देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है A को मूल बिंदु मानते हुए, इस आकृति में A को मूल बिंदु मानते हुए आयत के शीर्ष A को अगर हम मूल बिंदु माने तो त्रिभुजाकार जो लॉन है बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुजाकार लॉन के शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और हमसे पूछा गया है, देखिए दूसरा हमसे पूछा गया है यदि मूल बिंदु C हो, A के स्थान पर हम किसको मूल बिंदु लें? C को मूल बिंदु लें, तब त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे? तो पहले तो आपको A को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं और दूसरे प्रश्न में आपको C को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। साथ ही देखो बच्चों आगे भी पूछा गया है, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में A को मूल बिंदु माने तब और C को मूल बिंदु माने तब, इन दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। आप क्या देखते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन बताइए, अपना प्रेक्षण बताइए, आपने क्या देखा। प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ा, हमने समझ भी लिया कि हमसे क्या क्या पूछा गया है। अब इसके हल को हम लिखेंगे किस तरीके से, उसे देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 के हल में हम लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 5 के पहले भाग का उत्तर, और उसमें हमसे पूछा गया है A को मूल बिंदु माने तब त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या हैं। तो हम लिखेंगे यदि A मूल बिंदु है
तब त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक देखिए, अगर आप मूल बिंदु मानते हैं तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ही आप A को मूल बिंदु कहेंगे बच्चों, A को मूल बिंदु कहेंगे तो यहाँ पर आपको x एक्सिस और y एक्सिस दिख जाएगा। क्या ये A क्या हो गया, मूल बिंदु 0,0 हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, यहीं पे होता है मूल बिंदु जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो AD है ये हो जाएगा x अक्ष। क्या हो जाएगा, x अक्ष। और जो AB है, ये जो AB है बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास y अक्ष। और अब हम बता देंगे बिंदु P, Q और R के निर्देशांक, अर्थात त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक। सबसे पहले P के लिए देखो, P से x अक्ष पे मिलाओ, कहाँ पे मिलेगा, 4 पे, और y अक्ष पे मिलाओ, कहाँ पे मिलेगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पे। तो P के निर्देशांक अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे बच्चों, 4,6। Q के अगर हम निर्देशांक देखें तो Q से x अक्ष पे तो 3 पे मिलेगा और y अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। क्या, तो Q के निर्देशांक हो जाएंगे 3,2। और R के लिए अगर हम देखें, तो x पे तो 6 पे मिल रहा है और y पे कहाँ पे मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है। क्या, तो 6,5। P के निर्देशांक 4,6, Q के 3,2 और R के 6,5। इस बात को लिख भी देंगे। जो निर्देशांक होंगे वो होंगे P 4,6, Q 3,2 तथा R 6,5। R कितना, 6,5। फिर देखिए दूसरे भाग के उत्तर, यदि C मूल बिंदु है तब त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक। अब अगर हम C को मूल बिंदु माने तब त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। देखो आकृति में देखो बच्चों, C पर आपको क्या बनाना है, मूल बिंदु बनाना है। तो C पर मूल बिंदु बनाओगे तो x अक्ष और y अक्ष इस तरीके से, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये आपके पास अब की बार हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, और ये बिंदु C हो जाएगा मूल बिंदु। अगर हम बात करें CD की तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक y अक्ष हो जाएगा। और CB की अगर हम बात करें तो ये ऋणात्मक x अक्ष हो जाएगा। CB ऋणात्मक x अक्ष और CD ऋणात्मक y अक्ष। PQR के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो देखो P के लिए देखो x पे तो कहाँ मिल रहा है, इस बिंदु पर, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x पे तो कहाँ, 12 पे, और y पे कहाँ, y पे मिल रहा है 2 पे। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए ये हो जाएगा -12,-2। -12,-2 समझ में आ गया P के निर्देशांक। फिर देखिए Q के निर्देशांक अगर हम देखें तो x पे तो x पे मिल रहा है -13 पे, और y पे अगर हम देखें तो ये इस जगह मिल रहा है, गिन लीजिए इसको,
1 2 3 4 5 6, तो -13,6 पे कहाँ पे मिल रहा है, क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे -13, y पे कितना -6, ठीक है ना, -6। इसी तरीके से अगर हम r के निर्देशांक देखें तो r के लिए देखो बच्चों, यहाँ x पे तो कहाँ मिल रहा है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो -10, और y पे कितना -3, -10 और -3, ठीक है। सी को जब आप मूल बिंदु लोगे तो ये जो आयताकार भूखंड है ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा, और ये सारे जो निर्देशांक है बच्चों ऋणात्मक होंगे। आ गई ना बात समझ में, कैसे मैंने लिखा है। तो फिर देखिए इस बात को लिख देते हैं, निर्देशांक हमें जो प्राप्त हो गए हैं लिखेंगे। पी के निर्देशांक तो हमें मिले कितना, -12, -2। क्यू के निर्देशांक हमें मिल गए -13, -6, तथा आर के निर्देशांक हमें मिल गए -10, -3। यही है ना। देखो पी के निर्देशांक -12, -2, क्यू के -13, -6 और आर के निर्देशांक -10, -3। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 5 में आसानी तो है क्योंकि आपको निर्देश तंत्र बनाना है, निर्देश तंत्र बना के निर्देशांक बताने हैं पी क्यू आर के दो अलग अलग स्थितियों में, ए को मूल बिंदु लेकर और सी को मूल बिंदु लेकर। फिर आपसे पूछा गया था दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, देखो दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों। अब क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसलिए यदि A मूल बिंदु है तब बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब इस स्थिति में ए को मूल बिंदु मानेंगे तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये मान लेंगे हम x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x3 y3 और इस सूत्र में मान रख देंगे। बताइए x1 कितना 4, y2 2 माइनस y3 5 प्लस x2 कितना 3, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ तक की क्लियर हो गई कहानी। फिर देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 4 गुणा -3 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 6 गुणा 4, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/2 -12 -3 प्लस 24। -12 -3 कितना हो गया, माइनस का 15, माइनस के 15 प्लस का 24 कितना हो गया 9, और मोड 9 का मतलब हो गया 9 ही। 9 को 1/2 से गुणा करोगे तो 9/2 वर्ग मात्रक। जब ए को मूल बिंदु लेते हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारे पास आता है 9/2 वर्ग मात्रक। और उसके बाद में देखो बच्चों, फिर यदि सी हम लिखेंगे तथा यदि सी मूल बिंदु है
तब बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अब इस स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 मोड ऑफ -12x1 y2 माइनस y3, y2 -6 -3, y2 -6 -3 हो जाएगा प्लस का 3 प्लस x2 कितना है बच्चों? x2 है -13 y3 है -3, y3 माइनस y1 है -2, तो -3 -2 हो जाएगा, -3 -2 हो गया प्लस का 2 प्लस x3 कितना है? -10, x3 है -10, y1 माइनस y1 है -2, y2 है -6, तो -2 -6 हो जाएगा प्लस का 6, -2 -6 प्लस का 6, और ये मोड क्लोज। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 1/2 मोड -12 गुणा -3 प्लस -13 गुणा -1 प्लस -10 गुणा प्लस का 4। ठीक है, ये देखो आपके पास आ जाएगा 1/2 मोड 12 तिया कितना हो गया? 36 प्लस 13 एकम कितना हो गया? 13 माइनस 40 हो गया क्या? फिर देखिए 36 में से 40 गया माइनस का 4 और प्लस का 13 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और प्लस का 13 हो जाएगा 9, और ये भी कितना आ जाएगा? 9/2 वर्ग मात्रक। कितना आ जाएगा? 9/2 वर्ग मात्रक। अब बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा? आपने देखा कि दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हैं? बराबर हैं। हम लिख भी देंगे इस बात को। अतः हम देखते हैं कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हैं। क्या हैं? बराबर हैं, या लिखेंगे समान हैं। तो प्रश्न संख्या 5 बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे और आराम से इसका आंसर कर लेंगे, वो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। पहले आपको ए को मूल बिंदु मानकर त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष बताने हैं, बता देंगे। सी को मूल बिंदु मान के त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष बताने हैं, बता देंगे। दोनों स्थितियों में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। ऑब्जर्व हम कर लेंगे कि दोनों ही स्थितियों में क्षेत्रफल कितना आता है? समान आता है, 9/2 वर्ग मात्रक आता है। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं रही ना बच्चों? बिना देखे आप फिर से हल कीजिएगा और लैंग्वेज बनाने का, अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनाने का प्रयास भी आप कीजिएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपके कभी भी कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4,6, B 1,5 और C 7,2 हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में आपको एक त्रिभुज के बारे में बताया गया है और उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको पता हैं। ए के निर्देशांक हैं, शीर्ष ए के निर्देशांक है 4,6, शीर्ष बी के निर्देशांक है 1,5 और शीर्ष सी के निर्देशांक है 7,2। फिर कहा गया है भुजाओं AB और AC को, इस त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए
एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB, AE बटे EC और 1/4 बराबर हैं। AD और AB का अनुपात AE और AC का अनुपात किसके बराबर है? 1/4 के बराबर है। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। हमसे पूछा गया है कि इस प्रकार से जो त्रिभुज ADE बनेगा ना, उसका क्षेत्रफल बताओ और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। इस त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ करनी है। और क्या कहा गया है? प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.6 का स्मरण कीजिए। तो इनका भी स्मरण हम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? अभी आपको जब इस प्रश्न का हल आप देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्रमेय 6.2 और 6.6 अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली प्रमेय का स्मरण हमें क्यों करना चाहिए इस प्रश्न के हल में। देखते हैं बच्चों, पहले हल देख लीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर देखिए बच्चों हल। आपको दिया गया है एक त्रिभुज ABC, तो ये है वो त्रिभुज ABC जिसके की शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं A B C त्रिभुज है और इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या हैं? 4,6, 1,5, 7,2। A तो है 4,6, B है 5,1 और C है 7,2। 4,6, 1,5 है बच्चों, ध्यान दीजिए 5,1 नहीं है, 1,5 है। B के निर्देशांक कितने हैं? 1,5, ये है 1,5 और C के निर्देशांक है 7,2। 4,6, 1,5 और 7,2। ठीक है। इसमें आपको दिया गया है कि एक रेखा इस प्रकार से खींची गई है जो AB को D पर काटती है, AC को E पर काटती है, AD बटे AB, AE बटे AC का अनुपात 1/4 है। ठीक है ना। तो एक रेखा ये रेखा इस प्रकार से खींची गई है कि AB को तो कहाँ काटती है? D पर, और AC को कहाँ काटती है? E पर। फिर हमसे पूछा गया है त्रिभुज ADE, इस ऊपर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ करनी है। तो इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। अच्छा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? A के निर्देशांक तो आपके पास हैं, D के और E के तो नहीं हैं, तो D और E के निर्देशांक पहले आपको ज्ञात करने होंगे। ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? तीनों के शीर्ष आपके पास है, सूत्र लगाएंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो पहला काम आपका हो गया D और E के निर्देशांक ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 6 को आप तभी हल कर पाएंगे जब D और E के निर्देशांक आप ज्ञात कर पाएंगे। D और E के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? देखिए प्रश्न संख्या 6 के हल को सबसे पहले D और E के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि AD बटे AB बराबर हमें दिया गया है AE बटे AC के और ये बराबर दिया गया है 1/4 के। इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर कितना होगा? 1/4 होगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4AD बराबर होगा AB के। और AB को ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों तो 4AD बराबर AB को हम लिख सकते हैं, इस पूरी AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। क्या लिख सकते हैं? AD प्लस DB। और यहाँ से ये AD इधर आके घट जाएगा, 4AD में से 1 AD गया तो 3 AD बच गया बराबर DB। और यहाँ से AD बटे DB बराबर आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। इसी प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं AE
बटे EC वो भी कितना आ जाएगा 1/3। इसका मतलब AD इस त्रिभुज ABC में AD/DB AE/EC के बराबर है। इसका मतलब DE जो है त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, और एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है वो किसके समांतर होती है? त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ये पूरी बात कोई तो हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रमेय संख्या 6.2 कहते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम यही तो है। इसीलिए इस प्रश्न में आपसे कहा गया था कि प्रमेय 6.2 और 6.6 का स्मरण कीजिए। 6.2 तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जो DE है बच्चों वो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ इस चित्र में इस प्रश्न के हल में थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? अप्लाई हो रहा है, लागू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो प्रमेय संख्या 6.2 स्मरण होती है। आ गई बात समझ में? अच्छा, और इसका मतलब देखिए अब AD/DB बराबर 1/3 है, AE/EC बराबर 1/3 है। इसका मतलब ये है कि बिंदु D तथा E क्रमशः AB व AC को 1:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अतः बच्चों देखो ये बिंदु D है वो AB को 1:3 में विभाजित कर रहा है। बिंदु E है वो AC को 1:3 में विभाजित कर रहा है। तो D और E के निर्देशांक अब हम ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र की सहायता से। तो अब हम लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे बच्चों? विभाजन सूत्र से बिंदु D के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे M1 x2, ये x1 y1, ये x2 y2, M1 x2 कितना है 1 प्लस M2 x1 है 4 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 कितना है बच्चों? y2 है 5 प्लस M2 y1 है 6 बटे M1 प्लस M2। बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे बच्चों? देखो 1 और 12 13/4, 5 और 18 23/4। बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे 13/4 और 23/4। इसी प्रकार बिंदु E के निर्देशांक भी हम निकाल लेंगे। लिखेंगे तथा बिंदु E के निर्देशांक बिंदु E के निर्देशांक M1 x2, अब की बार देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो M1 x2 7 प्लस M2 x1 है 4 बटे M1 प्लस M2। M1 y2 कितना है बच्चों? 2 प्लस M2 y1 वो है 6 बटे 1 प्लस 3 M1 प्लस M2। यहाँ से निर्देशांक आ जाएंगे बिंदु E के 7 और 12 कितना हो गया? देखो 7 एकम 7, 4 तिया 12, 7 और 12 हो गया 19 बटे 4 कोमा Y निर्देशांक हो जाएगा
3 छः 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, तो 20/4 अर्थात हम कह सकते हैं 19/4,5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बिंदु ई के निर्देशांक आ जाएंगे। अब आपके पास ए के निर्देशांक है, डी के निर्देशांक है, ई के भी निर्देशांक है। क्या अब आप त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे अब, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। देखो त्रिभुज ए डी ई के शीर्ष देखो, ए शीर्ष तो है 4,6, डी के निर्देशांक आपके पास आए 13/4, 23/4, ई के निर्देशांक आपने निकाले 19/4 और 5। ठीक है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान इसमें रख दीजिए और क्षेत्रफल प्राप्त कर लीजिए। x1 हो गया 4, y2 x1 y1 x2 y2, y2 कितना 23/4 माइनस y3 कितना है 5 प्लस x2 13/4 y3 माइनस y1 प्लस x3 19/4 y1 माइनस y2 23/4। कोई दिक्कत नहीं है, मान ही तो भरे हैं। यहाँ से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 मोड, देखो 4, इधर लघुत्तम ले लोगे 4 आएगा, 23 माइनस 20 हो जाएगा क्या, प्लस 13/4, 5 में से 6 गया माइनस का 1, प्लस 19/4, एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 24 माइनस 23 और ये मोड क्लोज। यहाँ से त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, 4 से 4 कट गया, 23 में से 20 गया तो बच गया 3, माइनस 13/4 प्लस 24 में से 23 गया 1 को 19 से गुणा करेंगे 19, 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 16। फिर से एलसीएम ले लीजिए 1/2, 3/1, 13/4 और 19/16, एलसीएम आ जाएगा 16। 16 तिया कितना होता है बच्चों 16 तिया 48 माइनस 4 का भाग लगाइए 16 में 4 बार, 13 चौक 52, ये हो जाएगा 52 प्लस 19 कितना 19। अब देखिए 48 में से 52 गया माइनस का 4 और ये प्लस का 19 तो कितना हो जाएगा प्लस का 15 और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, तो ये 15/32 वर्ग मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल की गणना हम आसानी से कर लेंगे। फिर इसकी तुलना हमें त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के साथ करनी है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक। ए के निर्देशांक तो आपको पता है 4,6,
बी के निर्देशांक आपको पता है 1,5 और सी के निर्देशांक है 7,2। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, सूत्र में रख देंगे 1/2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये आ जाएगा बच्चों 1/2 मोड। देखो 5 में से 2 गया 3, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, ये आ जाएगा -4 प्लस 7, कितना आ जाएगा 7। 6 में से 5 गया 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7। 12 में से 4 गया 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15/2 वर्ग मात्रक। अब कर लेते हैं तुलना, दोनों क्षेत्रफलों की तुलना का मतलब दोनों का अनुपात। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? ये तो था 15/32 और इसका क्षेत्रफल है 15/2, और यह आ जाएगा 15/32 गुणा 2/15 हो जाएगा ना। भाग को जब आप गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या का क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है। 15/32 में 15/2 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 15/32 गुणा 2/15, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/16। देखो 15 से 15 कट गया, ये 2 से 32 कट गया 16 बार, जो कि क्या है बच्चों 1/4 का होल स्क्वायर। और 1/4 क्या थी? 1/4 थी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, AD/AB का होल स्क्वायर आपको मिला क्या? इसीलिए इस प्रश्न के अंत में आपसे कहा गया था प्रमेय संख्या 6.6 का स्मरण कीजिए। प्रमेय संख्या 6.6 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रमेय थी। क्या थी? अगर दो त्रिभुज परस्पर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आ गई बात समझ में? क्यों कहा गया था? प्रमेय संख्या 6.2 और 6.6 का स्मरण कीजिए। एक तो आपको चित्र को देखकर ही समझ में आ गया कि DE जो है त्रिभुज ABC की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए तीसरी भुजा के समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय संख्या 6.2। ये दोनों त्रिभुज ADE और ABC क्या है? परस्पर समरूप हैं। कैसे समरूप हैं? कोण A तो उभयनिष्ठ है, ये DE समांतर है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। A समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा। 1/4 के वर्ग के बराबर ही तो आया, 1/16 ही तो आया ना बच्चों। इसीलिए कहा गया था 6.2 और 6.6 का स्मरण कीजिए। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 6 के हल को एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। आपको ये अनुपात दिया गया था, उससे आप क्या निकालेंगे? AD और DB, AE और EC का अनुपात निकालेंगे। आपको मिल जाएगा 1:3। वहां से आपको पता चलेगा बिंदु D और E जो हैं AB रेखाखंड और AC रेखाखंड को 1:3 में विभाजित कर रहे हैं, और 1:3 में विभाजित कर रहे हैं तो विभाजन सूत्र की सहायता से आप D और E के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। D और E के निर्देशांक आप ज्ञात कर लेंगे तो A के निर्देशांक तो दिए ही गए हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के। ABC का क्षेत्रफल भी आप निकाल लेंगे सूत्र की सहायता से, दोनों की तुलना कर लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। प्रश्न संख्या 6 के हल में भी एक बार के लिए आपको लगेगा कि बड़ा प्रश्न है, लेकिन 1-2 बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे बच्चों, बिना देखे हल करने का प्रयास करेंगे, वीडियो देख के समझेंगे, तो आप इस प्रश्न में क्या हो जाएंगे? पारंगत हो जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें और आसानी से हल कर देंगे आप इसको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7
सही मायनों में ये प्रश्न जो है बच्चों इस पूरी पाठ्य पुस्तक का, कक्षा 10 की पूरी पाठ्य पुस्तक का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यही है। तो पिछले प्रश्न को तो आप बड़ा कहेंगे तो वो क्या होगी, एक मूर्खता ही होगी, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है। इसको देखकर इसके सामने तो वो क्या है, बिल्कुल छोटा प्रश्न है। इससे भी घबराइए नहीं, जितना ज़्यादा बड़ा हल होता है वो उतना ही आसान होता है। देखिए, मान लीजिए ए 4,2, बी 6,5 और सी 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। यहाँ पर भी एक त्रिभुज ABC की बात हो रही है, उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं। और फिर देखिए, आपसे कहा गया है सबसे पहले ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे आसानी से, देखो ऐसे ABC, ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC को कहाँ पे मिलती है, D पर मिलती है। इसका मतलब D B और C का मध्य बिंदु है ना। D क्या है, B और C का मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक B और C के निर्देशांक की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फिर अगला देखो, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD। AD के ऊपर एक बिंदु है P, ये बिंदु है P, इस तरीके से है कि AP और PD का अनुपात 1:1 क्या है, 2:1 है बच्चों, 2:1 में है। AP और PD का अनुपात 2:1 है। इसका मतलब ये जो बिंदु P है, A और D को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो P के निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे विभाजन सूत्र की सहायता से। फिर हमसे पूछा गया है, माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ अनुपात QE 2:1 हो और CR अनुपात RF 2:1 हो। अच्छा, तो दो और माध्यिकाएं हैं, एक तो है BE, इस पर एक बिंदु निकालना है आपको, कौन सा, Q। ठीक है, तो पहले E के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। E है A और C का मध्य बिंदु, तो वहां से E के निर्देशांक आ जाएंगे। इस BE को 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसी तरीके से CF बच्चों, पहले F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और CF को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो काम क्या हो गया, देखो, D के निर्देशांक ज्ञात करना, E के निर्देशांक ज्ञात करना, F के निर्देशांक ज्ञात करना, AD पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना, BE पर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना, CF पर बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करना। ये हमारे काम अब तक के। आप क्या देखते हैं, जब आप इन बिंदुओं P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग क्या होगा, प्रेक्षण प्राप्त होगा। एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रुचिकर और रोमांचित कर देने वाला निष्कर्ष आपको मैं बताने वाला हूं। एक ऐसा निष्कर्ष आपको प्राप्त होगा, उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि वो इतना इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, वो क्या है, आप क्या देखते हैं ये भी बताना है। और फिर आपसे कहा गया है, यदि A x1y1, B x2y2 और C x3y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो बच्चों इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये केंद्रक क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे प्रश्न संख्या 7 के हल करते समय। जब हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे बच्चों, तो केंद्रक की जहां बात आएगी मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रक क्या होता है। प्रश्न संख्या 7 में आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। हर एक प्रश्न का जवाब हम देंगे बच्चों एक एक करके। सबसे पहले देखिए, प्रश्न संख्या 7 के हल में आप बना लीजिए एक त्रिभुज ABC जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। तो हमें एक त्रिभुज ABC बना लेना है और इस त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक तो क्या हैं, 4,2 हैं। B के निर्देशांक क्या हैं, B के निर्देशांक है 6,5 और C जो शीर्ष है बच्चों, C जो शीर्ष है उसके निर्देशांक है 1,4। प्रश्न संख्या 7 के
भाग 1 में हमसे पूछा क्या गया है, भाग ए में हमसे पूछा गया है ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC को कहाँ पर मिलती है, D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें पता है बच्चों माध्यिका क्या होती है, किसी एक शीर्ष से होकर चलती है और सम्मुख भुजा को कहाँ मिलती है, मध्य बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब D क्या है, BC का मध्य बिंदु है और हम मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड होती है। अतः बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है और इसलिए बिंदु D के निर्देशांक बराबर होंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये x1 y1 वो x2 y2, x1 प्लस x2 6 प्लस 1 बटे 2, y1 प्लस y2 5 प्लस 4 बटे 2 अर्थात 7 बटे 2 9 बटे 2। बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे 7 बटे 2 9 बटे 2। फिर प्रश्न संख्या 7 के भाग 2 में आपसे पूछा गया था AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD क्या हो, 2:1। अर्थात AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो भाग 2 के हल में लिखिए बच्चों, क्योंकि बिंदु P AD पर इस प्रकार स्थित है कि AP अनुपात PD बराबर 2:1। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये x1 x2 y1 y2 क्या है बच्चों, देखो अगर A D को विभाजित कर रहा है तो A तो हो गया x1 y1 और D हो गया बच्चों x2 y2। D के निर्देशांक कितने हैं, 7 बटे 2 9 बटे 2। ठीक है, तो x1 की जगह तो आप भरेंगे 4 और x2 की जगह भरेंगे 7 बटे 2, x2 की जगह 7 बटे 2, x1 की जगह 4, y2 की जगह 9 बटे 2 और y1 की जगह कितना भरेंगे, 2 भरेंगे बच्चों। कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। ये 2 से ये 2 कट गया, 7 और 4 कितना आ गया, 11। तो ये आ गया 11 बटे 3 कोमा
ये 2 से 2 कट गया, 9 और 2 कितना हो गया 11/3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 11/3, 11/3। ठीक है। फिर भाग 3 में प्रश्न संख्या 7 के भाग 3 में हमसे क्या पूछा गया है, देखो भाग 3 में हमसे पूछा गया है कि माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि इस प्रकार हो, BQ अनुपात QE बराबर 2:1 और CR अनुपात RF बराबर 2:1। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, ये जो माध्यिका है BE, इसके ऊपर एक बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इसको 2:1 में विभाजित करता हो। तो BE पर ज्ञात करना है तो B के निर्देशांक होने चाहिए, E के निर्देशांक आपके पास होने चाहिए। तो पहला काम हमारा हो गया E के निर्देशांक ज्ञात करना। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है, अतः E जो है AC का मध्य बिंदु है, E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। इसलिए बिंदु E के निर्देशांक या E के निर्देशांक हो जाएंगे, A और C का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, E के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो A और C का मध्य बिंदु x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 तो हो गया 4, x2 हो गया 1/2, y1 हो गया आपके पास 2, y2 हो गया 4, y1 हो गया 2 और ये हो गया 4, तो 2 + 4/2। यहाँ से मध्य बिंदु आपके पास आ जाएगा, E के निर्देशांक आ जाएंगे 5/2, 2 और 4 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। E के निर्देशांक आ गया 5/2, 3। ठीक है ना। हमें निकालना है BE पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक जो BE को 2:1 में विभाजित करता हो। तो हम लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक वही m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। यहाँ ये x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, B और E। B के निर्देशांक तो हो जाएंगे x1 y1 और E के हो जाएंगे x2 y2। B के निर्देशांक कितने हैं, B के निर्देशांक है 6,5, कितने 6,5 और E के निर्देशांक अभी आपने ज्ञात किए 5/2, 3। और जो बिंदु Q है वो इस तरीके से है कि 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बिंदु Q के निर्देशांकों के लिए भर देंगे हम x2 तो कितना 5/2, x1 कितना 6, y2 कितना, y2 है आपके पास 3, y1 कितना, y1 है आपके पास 5। हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 5 और 6 11/3, 2 और 6 और 5 11/3। बिंदु Q के निर्देशांक भी क्या है 11/3, 11/3। यही किसके आए थे, बिंदु P के निर्देशांक आए थे। अभी आपको बिंदु R के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं जो कि किसके ऊपर है, माध्यिका CF पर स्थित है। ये जो माध्यिका है CF, इस पर स्थित बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस प्रकार है बिंदु R की CR अनुपात RF क्या है 2:1, अर्थात माध्यिका CF को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आप लिखेंगे इसी प्रकार क्योंकि CF त्रिभुज ABC की
ABC की माध्यिका है, ABC की माध्यिका है। अतः बिंदु F AB का क्या होगा, मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। और अगर ये AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम F के निर्देशांक निकाल लेंगे। इसलिए F के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। F के निर्देशांक होंगे, A और B के मध्य बिंदु है F। A और B का मध्य बिंदु कौन है, F। तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, 4 प्लस 6 बटे 2, 2 प्लस 5 बटे 2, 4 प्लस 6 बटे 2, 4 प्लस 6 बटे 2 और 2 प्लस 5 बटे 2। ये आ जाएगा आपके पास 4 और 6 10, 10 बटे 2 कितना बच्चों, 5 और कोमा 2 और 5 7, तो 7 बटे 2, 5 बटे 2 कोमा 7 बटे 2 आ जाएगा आपके पास बिंदु F के निर्देशांक। 4 प्लस 6 10, 10 बटे 2 5, 2 प्लस 5 7, 7 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 बटे 2 ही रहेगा। ये हो जाएगा 5 कोमा 7 बटे 2 बिंदु F के निर्देशांक। अब CF को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु R CF को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से देखो, ये है C, ये है F के निर्देशांक कितने हैं, 5 कोमा 7 बटे 2। C के निर्देशांक कितने हैं, C के निर्देशांक है बच्चों आपके पास 1 कोमा 4, कितना 1 कोमा 4। और बिंदु जो R है, ये जो R है 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, CF को विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक हम किससे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। R के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक वो हो जाएंगे m1 x2 कितना है 5 प्लस m2 x1 कितना है बच्चों 1, x1 कितना है 1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 कितना है 7 बटे 2 m2 y1 कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से ये आ जाएगा 10 प्लस 1 11 बटे 3 कोमा 7, 2 से 2 कट गया 7 और 4 11 बटे 3। और वो जो इंटरेस्टिंग बात थी अब आपको खुद ही समझ में आ गई होगी बच्चों, अगर हम देखें तो ये जो 11 बटे 3 कोमा 11 बटे 3 वाला जो पॉइंट है वही बिंदु P भी है, वही बिंदु Q भी है, वही बिंदु R भी है। इसलिए हम प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे। 4 का उत्तर हम लिखेंगे, अतः हम देखते हैं कि बिंदु P Q तथा R समपाती हैं, एक ही जगह हैं। अर्थात जो तीनों माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। अर्थात त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है
और ये बिंदु बच्चों क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, वह बिंदु जहां से त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो ये आपका वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, वो प्रेक्षण है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि P, Q और R क्या है? संपाती हैं। तीनों के तो निर्देशांक 11/3, 11/3 ही आए। एक ही जगह पे तो है तीनों बिंदु, इसका मतलब तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। और मैंने आपको कहा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का सार्वनिष्ठ बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सार्वनिष्ठ हो, तीनों माध्यिकाओं पर हो, त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रोइड कहलाता है। और हमने देखा वो बिंदु माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और इसको याद भी रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 7 के भाग 5 की ओर। तो देखिए भाग 5 के हल में आपको बना लेना है एक त्रिभुज ABC। ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं x1, y1। बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं x2, y2 और सी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं x3, y3। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? और आपसे पूछा है इस त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक। अभी मैंने आपको बताया केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिकाओं का सार्वनिष्ठ बिंदु होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु में से होकर गुजरती है वही बिंदु क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो और केंद्रक क्या होता है? केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु भी होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं माध्यिका 1। तो ये मान लेते हैं कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। किसका? BC का मध्य बिंदु, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 + x3/2, y2 + y3/2। हल में हम लिखेंगे माना D BC का मध्य बिंदु है। D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। अतः AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, AD क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है बच्चों। क्या है? मध्य बिंदु है। इसलिए D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? D के निर्देशांक हो जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। देखो मैं बोल रहा हूँ x1 + x2/2, लेकिन लिख तो दिया x2 + x3/2। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये सूत्र वाले मैंने बोले हैं क्योंकि x1 y1 की जगह है x2 y2 और x2 y2 की जगह है x3 y3। तो यहाँ से ये D के निर्देशांक आ जाएंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि केंद्रक, अभी आपने देखा केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बच्चों ये जो माध्यिका है AD, यहाँ पर एक बिंदु होगा P और ये P ही क्या होगा? केंद्रक होगा जो 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। हम लिखेंगे AP अनुपात DP बराबर कितना होगा? 2:1 होगा।
और विभाजन सूत्र से हम केंद्रक के निर्देशांक निकाल लेंगे। अतः विभाजन सूत्र से त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक वो हो जाएंगे बच्चों M1 X2। देखो ये है A, X1 Y1, ये है D के निर्देशांक कितने हैं X2 प्लस X3 बटे 2, Y2 प्लस Y3 बटे 2, और बिंदु जो P है वो 2:1 में विभाजित कर रहा है। केंद्रक जो है 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। विभाजक बिंदु ही केंद्रक है, तो केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे M1 X2। X2 कितना है X2 प्लस X3 बटे 2 प्लस M2 X1 क्या है X1 ही है बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 कितना है Y2 प्लस Y3 बटे 2 प्लस M2 Y1 है Y1 ही बटे M1 प्लस M2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, और आपके पास निर्देशांक आ गए। देखो X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे 3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटे 3। जो त्रिभुज है ABC उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे 3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटे 3। अगर आपको त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं तो आप उसके केंद्रक का निर्देशांक डायरेक्ट ही ज्ञात कर सकते हैं, आपको माध्यिका ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। कैसे X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे 3 X निर्देशांक हो जाएगा, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटे 3 Y निर्देशांक हो जाएगा। आइए इसका सत्यापन भी करते हैं। अभी हमें पता है इस त्रिभुज ABC का जो केंद्रक आया था वो क्या आया था 11/3, 11/3 आया था ना। चेक कीजिए X1 प्लस X2 प्लस X3 4, 6 और 1 11/3। Y निर्देशांक के लिए चेक कीजिए 2 और 5 7 और 4 11 11/3। तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक है X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, तो इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे 3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटे 3। प्रश्न संख्या 7 बड़ा लंबा सारा प्रश्न बच्चों, बड़ा लंबा सारा प्रश्न, लेकिन इसमें भी कठिन वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, तो D के निर्देशांक आप निकाल लेंगे। B और C के निर्देशांकों की सहायता से मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं X1 प्लस X2 बटे 2, Y1 प्लस Y2 बटे 2। वहां से D के निर्देशांक आ जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब आप ऐसे देंगे, क्योंकि P क्या कर रहा है AD को 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेंगे। इसी तरीके से बिंदु E के और Q के निर्देशांक निकाल लेंगे और F के और R के निर्देशांक निकाल लेंगे। आप पाएंगे कि माध्यिकाओं AD, BE और CF को 2:1 के अनुपात में विभाजन करने वाला बिंदु एक ही बिंदु है, यानी बिंदु P, Q और R क्या हैं समपाती हैं। बिंदु P, Q और R क्या है समपाती हैं, अर्थात त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये जो बिंदु तीनों माध्यिकाओं में सार्वनिष्ठ होता है उसे हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। और केंद्रक के बारे में हम जान जाएंगे बच्चों कि केंद्रक क्या होता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का बड़ा प्रश्न है बच्चों, बड़ा प्रश्न है लेकिन कठिन नहीं है। बार बार इसका अभ्यास कीजिए, 2-3 बार इसको हल करके देखिए, बिना देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8, और ये है हमारा GBQ गुड बाय चैप्टर 7। इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो चैप्टर 7 के सारे उदाहरण, सारे प्रश्न हमने हल कर लेंगे, और हम फिर बच्चों एक बार वापस से पूरे अध्याय को क्या करेंगे अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखो
प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं ध्यान से और फिर हल करेंगे। बिंदुओं A -1, -1, B -1, 4, C 5, 4 और D 5, -1, 4 बिंदु दे रखे हैं से एक आयत ABCD बनता है। इन चारों को मिलाने से एक आयत बनता है ABCD। P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। P, Q, R और S क्या हैं? इस आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है? तो PQRS से एक वर्ग बनेगा क्या, ये आपको बताना है। क्या यह आयत है, वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है? से कारण उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि ये वर्ग है या आयत है या फिर ये एक समचतुर्भुज है। कैसे करेंगे देखो हल प्रश्न संख्या 8 को। देखिए बना लीजिए पहले तो एक आयत। क्या बना लीजिए? एक आयत बना लीजिए इस तरीके से ABCD। A के निर्देशांक क्या हैं? -1, -1। B के निर्देशांक कितने हैं बच्चों? B के निर्देशांक है -1, 4, -1, 4। C के निर्देशांक कितने हैं? 5, 4, 5, 4। D के निर्देशांक कितने हैं? D के निर्देशांक है 5, -1, 5, -1। और इसकी भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु कौन है? P, Q, R, S। P का मध्य बिंदु तो कौन है? P तो किसका मध्य बिंदु है? AB का। ये तो हो गया P, ये हो गया Q, ये CD का मध्य बिंदु R और ये बिंदु हो गया S। और हमसे पूछा गया है ये PQRS क्या है? वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, क्या है ये? तो देखो मिलाओ। PQ, ये PQ, QR, RS और PS। हमें बताना है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए मैंने आपको बताया था, याद कीजिए बच्चों, 6 भुजाएं आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6 भुजाओं की दूरियां आप निकालेंगे। PQ, QR, RS और PS। साथ ही इस चतुर्भुज PQRS के विकर्ण भी आप निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे PR और QS, ये भी आप निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आई, विकर्ण बराबर नहीं आए तो ये समचतुर्भुज होगा। चारों भुजाएं बराबर आई, विकर्ण भी बराबर आए तो ये वर्ग होगा। चारों भुजाओं में से सम्मुख भुजाएं बराबर आती हैं, विकर्ण बराबर आते हैं तो ये क्या होगा? आयत होगा। तो हल में सबसे पहले आप बना लेंगे डायग्राम और लिखेंगे क्योंकि बिंदु P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD व AD के मध्य बिंदु हैं। इनके क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। अतः सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक याद कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक वो हो जाएंगे x1 + x2 बटे 2, -1 -1 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, -1 + 4 बटे 2। तो P के निर्देशांक आपके पास आ जाएगा -1, 3 बटे 2। कितना आ जाएगा? -1, 3 बटे 2। फिर हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के निर्देशांक आ जाएंगे बच्चों x1 + x2 बटे 2, -1 + 5 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ये आपके पास आ जाएगा देखो -1 + 5 हो जाएगा 4, 4 बटे 2 हो जाएगा 2, 4 + 4 हो जाएगा 8, 8 बटे 2 हो जाएगा 4। तो यह आ जाएगा 2, 4। बिंदु R के निर्देशांक,
बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे। देखो CD का मध्य बिंदु है ना, तो x1 प्लस x2 बटे 2, 5 प्लस 5 बटे 2, माइनस 1 प्लस 4 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये आ जाएगा 5,3 बटे 2। कितना आ जाएगा? R के निर्देशांक आ जाएंगे 5,3 बटे 2। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? मध्य बिंदु के निर्देशांक तो बच्चों आप आसानी से निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 करके। बिंदु S के निर्देशांक देखो फिर, बिंदु S के निर्देशांक, S A और D का मध्य बिंदु है, A और D का मध्य बिंदु है, तो 5 प्लस माइनस 1 बटे 2, 5 प्लस माइनस 1 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, माइनस 1 प्लस माइनस 1 बटे 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, माइनस 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 1 बटे 2, और ये आ जाएंगे बच्चों आपके पास 4 बटे 2, 2 माइनस 2 बटे 2 हो जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 कोमा माइनस 1। कितना आ जाएगा? 2 कोमा माइनस 1। बिंदु P, Q, R और S के निर्देशांक आपके पास आ गए हैं। अब देखो, अब दूरी सूत्र से सबसे पहले आप निकालिए PQ, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ के लिए भरिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 3 बटे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 बटे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, प्लस 3 बटे 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 8 बटे 2 यानी कि माइनस 5 बटे 2, और माइनस 5 बटे 2 का मतलब हो गया 25 बटे 4, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एलसीएम में कितना? 4। ये हो जाएगा 36 प्लस 25 बटे 4। 36 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अंडर रूट 61 बटे 2। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 61 बटे 2। देखो 5 और 6 11, हासिल 1, 3 और 3 6, अंडर रूट 61 बटे 2 क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। फिर देखो QR, अब हम निकाल लेते हैं QR के लिए भरिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। QR 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 अब की बार हो गया 4, y2 हो गया 3 बटे 2, तो 4 माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये भी आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 25 बटे 4 अर्थात अंडर रूट 61 बटे 2 मात्रक। फिर निकालिए QR के बाद में RS। R और S के बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बटे 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 बटे 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 9। 3 और 2 कितना हो जाएगा? देखो 3 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 बटे 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 बटे 4। ये भी हो जाएगा अंडर रूट 61 बटे 2। PQ, QR, RS। अब बच गया आपके पास एक और भुजा, कौन सी? PS। तो PS निकाल लीजिए। देखिए PS बराबर अंडर रूट P और S के लिए भरिए x1 x2 y1 y2,
2 माइनस माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 25/4, 9 प्लस 25/4 जो कि कितना आ जाएगा √61/2। PS भी कितना आ गया √61/2। चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब आप देखिए विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से हैं? एक तो है PR और एक है QS। PR के लिए देखिए, PR के लिए P और R के लिए भरिए √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √36 प्लस 0 जो कि कितना हो जाएगा 6, तथा QS भी निकाल लीजिए बच्चों, आखिरी दूरी QS के लिए भरिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा √0 प्लस 25 जो कि कितना आएगा 5। तो आप देख रहे हैं चतुर्भुज PQRS में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, चारों भुजाएं √61/2 की हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह समचतुर्भुज है, वर्ग या आयत नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP तथा PR बराबर नहीं है QS के, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत या वर्ग नहीं है बच्चों। क्या है? आयत या वर्ग नहीं है। इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपने मेरे साथ हल किए हैं बच्चों। हर एक प्रश्न का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप पुनः इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अध्याय 7 की भी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा से पूरे अध्याय 7 को आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।